नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में, जहां हम बात करने जा रहे हैं जोरावर की, जिसका इंतजार भारतीय सेना पिछले 30 सालों से कर रही है। बट कभी गवर्नमेंट के लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, कभी फंड्स की कमी की वजह से और कभी ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को लगातार ठंडे बस्ते में डाला गया। बट कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। सो फाइनली भारत सरकार और भारतीय सेना दोनों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ काउंटर करना है तो उसके लिए जोरावर को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में जोरावर की बेसिक ट्रायल शुरू होने वाले हैं और बहुत जल्द जोरावर को आप भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए देख पाएंगे। जोरावर एक बेसिकली एक लाइट वेट टैंक है जिसका वजन लगभग 25 टन है। इसको DRDO और L&T के जॉइंट वेंचर ने बनाया है। ये बेसिकली एक एयर ट्रांसपोर्टेबल एम्फीबियस टैंक है, यानी कि इसको एयरक्राफ्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हमारे पास सी ग्लोब मास्टर और IL-76 जैसे हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट हैं, उनके थ्रू हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास CH-46 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिनके थ्रू हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक एम्फीबियस टैंक है, यानी कि ये वाटर और लैंड दोनों पर ही अच्छी तरह परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसको हार्श टेरेंस पर, जैसे कि रिवराइन टेरेंस हैं या फिर मार्शी एरियाज़ हैं, जो दलदल वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी इसको परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। इस टैंक पर 105 mm की गन लगाई गई है जो कि बेल्जियम की एक मल्टीनेशनल कंपनी जॉन कॉर्गिल के थ्रू परचेज की गई है। इसके अलावा जो इंजन यहाँ यूज़ हुआ है वो अमेरिका की क्यूमिन फर्म का इंजन है जो लगभग 1000 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इंजन की बात करें तो पहले इस टैंक के अंदर जर्मनी का इंजन यूज़ किया जाना था जिसका नाम था MTU 800, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर काफ़ी अच्छा इंजन माना जाता था। बट जर्मनी के लास्ट मोमेंट पे बैकआउट करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अमेरिका से ये इंजन परचेज करेंगे। इसके अलावा ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर हायर सिचुएशनल एरिया अवेयरनेस के लिए स्वाम ड्रोन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। लॉटरिंग म्यूनिशन जो कि इस टैंक को बहुत लीथल बनाता है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। लॉटरिंग म्यूनिशंस का मतलब है कि ऐसे वेपन जो कि किसी एरिया को डिस्ट्रॉय करने से पहले या टारगेट करने से पहले उसके ऊपर थोड़ी देर होवर करते हैं यानी मंडराते हैं, और ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, कामिकाजे ड्रोन्स टाइप के। तो ये ड्रोन्स को भी इस टैंक के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है जो उसको एंटी आर्मर सिस्टम जैसे कि जो टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनसे इसको बचाता है। इन सब के अलावा ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल तीनों तरह के वेपन से अपने आप को प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करने में सक्षम है। अगर बात करें इस टैंक के नाम की तो इस टैंक को नाम दिया गया जनरल जोरावर सिंह के नाम पर, जो कि डोगरा राजपूत रूलर्स के मिलिट्री कमांडर थे और उन्होंने 1834 में लद्दाख और बल्टिस्तान दोनों को जीत लिया था। अब बात कर लेते हैं एक टैंक से जुड़े हुए इतिहास के बारे में, जहां पर DRDO ने 1980 के दशक में इस तरह के एक लाइट टैंक को बनाने का फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट शुरू किया। और यहां पर उन्होंने डायरेक्ट टैंक को बनाने की बजाय यहां पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया। उस समय रशियन बेस्ड BMP हुआ करती थी। BMP यानी कि एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल जो कि टैंक से बेसिकली छोटा होता है, बट यहाँ पर जो उसकी ऊपर की गन है उसको निकाल करके यहाँ पर 105 mm की बड़ी गन को फिट कर दिया गया और आर्मी के सामने इसको प्रेजेंट किया गया। और आर्मी ने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद लगातार DRDO कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करता रहा। दोबारा DRDO ने इसके अंदर एक बड़ी टॉरेट यानी कि बड़ा वो हिस्सा जो कि टैंक के ऊपर होता है जहाँ से गनर अंदर जाता है और जहाँ पर मेन कैलिबर जो है वो फिक्स होते हैं, उस हिस्से को निकाल करके फ्रांस का एक TS-90 टॉरेट फिट किया जो कि बेसिकली हैवी था। इसके अलावा 105 mm की कैनन दोबारा यहाँ पर फिट की गई। बट इस प्रोजेक्ट में भी आर्मी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उस समय आर्मी का ये मानना था कि ये एक फिजूल की खर्ची है और एक ये एक्स्ट्रा लग्जरी है। न भारतीय सेना, न भारतीय सरकार और शायद भारतीय लोग भी बहुत ज़्यादा उस समय चीन को बड़ा दुश्मन नहीं मानते थे। उनके लिए पाकिस्तान वॉज द नंबर 1 एनिमी, और जो हमारा फोकस होता था पूरा का पूरा मिलिट्री का और डिफेंस का वो पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड था। तो पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई टैंक था नहीं, तो भारतीय सेना को भी लगा कि ये एक फिजूल का खर्चा है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को 1994 तक आते आते ठंडे बस्ते में पूरी तरह डाल दिया गया। फिर 2008 तक आते आते भारत को और भारतीय सरकार को दोनों को इस चीज़
के बारे में समझ में आया कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से बड़ा एनिमी है, और यहाँ पर जो हमारी डिफेंस की जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी वो फोकस हो गई चाइना के ऊपर। अब चाइना के साथ जो हमारा लगता हुआ बॉर्डर है वो ज़्यादातर माउंटेनियस एरियाज़ पर है, और चाइना के पास इस तरह के लाइट टैंक्स हैं। सो भारतीय सेना ने फर्स्ट टाइम इस 2008 के बाद यहाँ पर कोशिश शुरू की, और पहली बार पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, RIF बोलते हैं उसको, वो एक रिलीज़ किया। और RIF रिलीज़ करने के बाद बहुत सारे देशों ने इस तरह की जो टैंक से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो भारत सरकार ने उस समय दी उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ अप्लाई किया। सो बेसिकली RIF के अंदर जो भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स रखी उसके अकॉर्डिंग ये 8x8 विल्डेड ट्रैक का एक लाइट वेट कैटेगरी का टैंक हो, जिसके अंदर लगभग 22 टन का वजन हो। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7.8 मीटर हो, और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 2.8 मीटर की हो। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा हो। इसके अलावा इसी एक एम्फीबियस कैपेबिलिटी इसके अंदर हो, यानी कि ये वाटर और लैंड दोनों पर चल सके। इसके अंदर 105 या फिर 120 mm की कैनन हो। इसके अलावा इसके अंदर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो, यानी कि ये अपने आप को लेज़र गाइडेड और जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, उन सब से ये अपने आप को बचा सके। इसके अलावा ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स से भी प्रोटेक्शन के सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हो, और ये एक हाईली मैन्योरेबल होना चाहिए जो कि अलग अलग टेरेन्स पर अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। इसका वेट टू थ्रस्ट रेशो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी इस टैंक को लेकर के, जो कि RIF के अंदर भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने मेंशन की। इसके बाद RIF का बहुत सारी जगह से रिस्पांस आया, बट जैसा कि हर एक गवर्नमेंट काम में होता है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मल टेंडर इशू नहीं किया गया। इन्फॉर्मेशन तो आ गई, बहुत सारी कंपनीज ने इसके को लेकर के रिस्पॉन्ड भी किया, बट गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरेस्ट आगे बढ़ने में यहाँ पर नहीं दिखाया, और ये जो मैटर था वो एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर इसके बाद साल आता है 2020, जब गलवान में चाइना ने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है, और उस समय भारतीय सेना की और भारतीय सरकार की आंखें खुलती हैं, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने यहाँ पर मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी में जितना नंबर दुश्मन का है, जितने ट्रूप्स दुश्मन के हैं, जितने वेपन्स दुश्मन के हैं, उतने ही वेपन्स आपके पास भी होने चाहिए। ये एक तरह की मिरर इमेज जनरेट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिरर डिप्लॉयमेंट। सो इस स्ट्रैटेजी के तहत भारतीय सरकार ने अपने वेपन्स को, अपने ट्रूप्स को बॉर्डर एरियाज में भेजना शुरू कर दिया। अब चाइना ने अपने एक लाइट वेट टैंक जिसका नाम टाइप 15 था उसको यहाँ पर बैटल में उतार दिया और उसको लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया। अब भारत के पास इस तरह का कोई भी लाइट वेट टैंक नहीं था। जितने भी हमारे पास टैंक थे वो सभी हैवी वेट्स टैंक थे, मेन बैटल टैंक्स थे। बट फिर भी भारतीय सेना ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया सरप्राइज हो गई। भारतीय सेना ने यहाँ पर अपनी T-92 और T-72 टैंक, जो कि 44 टन के टैंक्स हैं, उनको हैवी लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट के थ्रू लद्दाख में उनको डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पर इन टैंक्स को हैवी लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट के थ्रू लद्दाख ले जाना एक बात है, और वहाँ पर उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करना दूसरी बात है। लद्दाख का जो रीजन है वो काफ़ी हायर ऑल्टीट्यूड का रीजन है, और वहाँ पर हवा जो बहुत थिन होती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। तो इन टैंक्स को, जो कि नॉर्मल टेरेंस पर चलते हैं, जो कि जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, इन टैंक्स को इतने हायर ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था। इनके इंजन्स भी इस तरह के नहीं होते जिसमें इतनी पावर इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे, इतनी थिन एयर में, जहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम हो, वहाँ पर इतनी पावर जनरेट कर पाए। तो इसी वजह से इन टैंक्स को वहाँ पे ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल था, बट भारतीय सेना ने समहाउ इस चीज़ को वहाँ पर मैनेज किया। इसके बाद भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने कुछ लाइट वेट टैंक को प्रोक्योर करने के लिए कुछ सीरियस एफर्ट्स लेने यहाँ पर शुरू किए, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि इस तरह के टैंक्स को बाहर से परचेज कर लिया जाए। और स्पेशली रशिया ने यहाँ पर एक स्प्राउट नाम का टैंक इंडिया को ऑफर भी किया, बट बाद में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने के लिए कोशिश की गई कि ये टैंक भारत में ही बनाया जाए। DRDO के पास एक्सपर्टीज़ तो थी, बहुत ज़्यादा फंड नहीं थे, तो DRDO ने यहाँ पर इस टैंक को बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, और 2022 सितंबर में L&T को इस जॉइंट वेंचर में जो है पार्टिसिपेट कराया गया। अब L&T और DRDO दोनों मिलकर इस टैंक को बना रहे हैं। 354 टैंक्स यहाँ पर टोटल बनाए जाने हैं, जिससे भारतीय सेना की लगभग 7 रेजिमेंट्स को रेज किया जाएगा, और यहाँ पर 59 टैंक्स जो हैं वो फर्स्ट फेज़ में बनाए जाएंगे, जो कि L&T एंड DRDO मिलके बनाएंगे। इसके बाद अलग अलग फेजेस में अलग अलग कंपनीज़ के साथ यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया जाएगा, अलग अलग कंपनीज़ को ठेके दिए जाएंगे जो कि इन टैंक्स को यहाँ पर बनाएंगी।
तो जोरावर टैंक के आ जाने के बाद भारतीय सेना की जो ताकत है माउंटेन रीजन्स में काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान के पास अभी कोई भी इस तरह का लाइट टैंक नहीं है। जो टैंक पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है उसमें अल ज़रार, अल खालिद या फिर MBT 3000 इस तरह की जो टैंक्स हैं वो काफ़ी हैवी टैंक्स है, 44 टन की कैटेगरी वाले टैंक्स हैं। इसके अलावा चाइना के पास जो अभी करंटली टैंक है जो कि टाइप 55 है वो भी 33 टन का है। उसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो लिफ्ट कर सकता है, बट जो हमारे पास अभी टैंक हमने डेवलप किया है जोरावर, उसका जो वेट है वो लगभग 25 टन के आसपास है। और 25 टन का जो वज़न है वो हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर भी लिफ्ट कर सकता है। सो कहने का मतलब है कि इन टैंक्स को हम उन एरियाज़ में भी डिप्लॉय कर सकते हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर नहीं सकता। सो थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजिकल बढ़त जो है माउंटेन रीजन्स में हमें इन टैंक्स के आ जाने के बाद मिलने वाली है। चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से अगर फ्यूचर में कभी अटैक होता है कश्मीर की तरफ से या फिर जम्मू की तरफ से, स्पेशली POK में इन टैंक्स का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा इन टैंक्स के आ जाने के बाद कुछ आर्मी के वेटरन्स, कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर कुछ चिंताएं भी जाहिर कर रहे हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि इंडियन आर्मी जो अभी टैंक यूज़ कर रही है और जो भी टैंक्स अभी आने वाले हैं, जो भी इन्फेंट्री व्हीकल्स अभी हम यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर, वो अलग अलग टाइप के हैं। तो उनकी वेयर हाउसिंग, उनको मेंटेन करने का जो खर्चा है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो इसके ऊपर एक एक्सपेंस जो है यहाँ पर इंडियन आर्मी के पास बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी अभी रशिया के जो टैंक्स हैं उनको यूज़ कर रही है, जैसे कि T-72, T-90। इसके अलावा हमने अर्जुन मार्क 1 टैंक को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम BMPs यूज़ कर रहे हैं। हमने मैकेनाइज इन्फेंट्री जो व्हीकल्स हैं उनके लिए भी हमने ऑर्डर दिया हुआ है, लगभग 1200 के आसपास। उनका भी प्रोक्योरमेंट भारतीय सेना को करना है। और इस तरह के जो टैंक हैं यानी कि लाइट वेट टैंक वो भी आने वाले हैं। तो एक कह सकते हैं कि हमारी जो हमारी टैंक रेजिमेंट है उसमें 5 तरह के अलग अलग टैंक यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि लगभग सारे जो हैं डिफरेंट टाइप के हैं। तो इतने तरह के डिफरेंट टैंक्स को मेंटेन करना, उनकी असेंबली लाइन, उनके स्पेयर पार्ट्स, इन सब के लिए बिल्कुल अलग से एक लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है वो टैंक का होता है। तो उसको मेंटेन करना, उनको रन करना बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग और एक कैपिटल कंज्यूमिंग थिंग है। तो वेटरन्स जो हैं इस चीज़ को लेकर के चिंता में है कि भारतीय सेना जो है एक तरह के एक ओवर एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को यहाँ पर शुरू करने जा रही हैं। बट कुछ एक्सपेंस होते हैं, बट मेरा मानना है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ को आपको करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो T-72 टैंक्स है या T-90 टैंक्स हैं उनको इंडिजियसली तो हम बना ही रहे हैं, तो उनके जो सिस्टम्स हैं उनकी लाइन ऑफ असेंबली, उनके वेयर हाउसिंग, उनके स्पेयर पार्ट्स को हम जब हम इन लाइन करें तो हम उसको भी अपने जोरावर टैंक या फिर जो BMPs हम बनाने वाले हैं उनके साथ हम एक स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो इस तरह की कोशिश हम इंडिजिनस लेवल पर लगातार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, बहुत सारे वेटरन्स इस बात को भी लेकर के सवाल उठाते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर्स वॉर्स के अंदर टैंक्स का क्या रोल होने वाला है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ी गई वॉर, दोनों ही वॉर्स में टैंक्स को खासा नुकसान पहुंचा है। रशिया ने तो लगभग 2500 से ज़्यादा अपने टैंक्स इस वॉर में खो दिए हैं। वहीं 40% से ज़्यादा आर्मेनिया ने भी अपने टैंक रेजिमेंट का नुकसान यहाँ पर झेला है। दोनों ही वॉर्स में सस्ते छोटे हथियारों से टैंक को निशाना बनाया गया। रशिया वाली वॉर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए टैंक को टारगेट किया गया, तो आर्मेनिया वाली वॉर में यहाँ पर ड्रोन के थ्रू इन टैंक्स को टारगेट किया गया। पर दोनों ही वॉर्स के अंदर ये छोटे हथियार मेन कारण नहीं थे टैंक रेजिमेंट के मेन नुकसान का। उनके कारण बेसिकली मिलिट्री प्लानिंग और पुअर लॉजिस्टिकल सपोर्ट था, जिसकी खबरें अब धीरे धीरे निकल के आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर टैंक्स छोड़ के भागे हैं लोग, तब जाकर के उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। पर फिर भी आज के ज़माने में भी जो मेन बैटल टैंक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। इसका एक बड़ा कारण पिछले दिनों यूक्रेन की उस डिमांड से भी लगाया जा सकता है, जहां पर यूक्रेन ने अपने वेस्टर्न पावर्स से लेपर्ड 2 टैंक की मांग की है और जर्मनी ने इस लेपर्ड 2 टैंक देने के लिए जो है वहां पे रजामंदी भी जो है यूक्रेन को दे दी है। तो इस तरह से टैंक्स का जो इस्तेमाल है वो आज की वॉर्स में भी कम नहीं हुआ है। फ्रंटलाइन बैटल्स की बात करें तो वहाँ पर टैंक्स अभी भी बहुत उपयोगी हैं। कुछ वॉर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर टैंक्स को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ें हमेशा वॉर्स में ऐसी होती हैं जो कि मेन वेपन के अगेंस्ट जो है वो डेवलप की जाती हैं।
एयरक्राफ्ट के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन है, शिप्स के लिए एंटी शिप्स गन है, तो टैंक के लिए भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ ओपोनेंट हमेशा बनता है। बट जिस तरह एंटी एयरक्राफ्ट गन के बनने के बाद क्या एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस कम हो गई है? जी नहीं, इसी तरह टैंक्स की इंपॉर्टेंस भी आज बहुत ज़्यादा बनी हुई है और फ्यूचर्स वॉर में भी टैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें टैंक को अपग्रेडेड करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें एयर सपोर्ट भी टैंक को देना पड़ेगा। टैंक को स्वार्म डाउन टेक्नोलॉजी से उसका जो रीजनल अवेयरनेस उसकी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर एआई सिस्टम को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसकी प्रिसिशन जो गाइडेड मिसाइल्स हैं टैंक के पास वहाँ पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, उसके वेपनरी सिस्टम को भी हमें एनहांस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी टैंक्स के अंदर की जा सकती हैं। तो ये था जोरावर टैंक, उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आई होप ये टैंक बहुत जल्दी अपनी सारे ट्रायल्स को पूरा करेगा और आने वाले दिनों में हम इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होता हुआ देखेंगे। इस सेशन को आज हम यहीं एंड कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे के सामने लाते रहें। अब हम फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक इसी तरह के डिफेंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, तो मोदी जी ने जो एलसीए के अंदर उड़ान भरी है वो एलसीए की मार्केट को, एलसीए की सेल को पिच करने के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे एलसीए की तरफ जो भरोसा है दूसरे बायर्स का वो बढ़ेगा, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री जब उसके अंदर फ्लाई करता है तो उस एयरक्राफ्ट की सेफ्टी यहाँ से दिखाई देती है। और हाँ, जब दुनिया के अखबारों में मोदी जी की फ़ोटो छपेगी एलसीए के साथ तो यहाँ पर एलसीए की ब्रांडिंग को भी फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब भी आपको अपना वेपन सेल आउट करना है, अपने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को सेल करना है, तो आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, आपको उसको दुनिया को दिखाना पड़ेगा, देखो जी हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो मुझे लगता है इस कदम के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए। और अब धन्यवाद एंड जय हिंद।